अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 से पेपर्स में आने वाली इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम इस चैप्टर में मौजूद थ्योरम्स का भी ओवरव्यू करेंगे। बोर्ड के पेपर्स में एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 7 to 13 में से आता है। तो फिर चैप्टर नंबर 8 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको देखते हैं। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, इनको आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये 10th के एग्जाम में भी आई हैं। लिहाजा देखें जी, पहली डेफिनेशन है डिफाइन ट्रायंगल। तो वेरी सिंपल, अ क्लोज्ड फिगर का क्लोज होना लाजमी है। तो अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, तो कोई भी एक क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स हों एंड 3 एंगल्स हों, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक ट्रायंगल है। और इसकी आप डायग्राम यूं बना सकते हैं इसके साथ कि आप कोई भी एक ट्रायंगल बनाइए और इस ट्रायंगल को नेम दे दीजिए, जैसे ये ए, ये बी और ये सी है। और फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल। बस जी, इतना ही इसमें काफ़ी होगा। इसके बाद है डिफाइन अक्यूट एंगल एंड रिप्रेजेंट इट बाय अ फिगर। देखिए जी, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। और इसकी डायग्राम बहुत इजीली बनाई जा सकती है कि अगर आप कोई भी एक एंगल बनाते हैं जिसका एंगल लेस देन 90 हो, तो देन आप उसको कह सकते हैं कि ये एक अक्यूट एंगल है। इसका नेम रख देते हैं हम यहाँ पे, सपोज दैट कि हम इसको कह देते हैं कि ये ए है, ये ओ है और ये साइड बी है। तो आप यहाँ पे इसको बता दीजिए कि एंगल ए ओ बी इज़ एन एक्यूट एंगल। उसके बाद देखते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। तो कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन वो 180 डिग्री से कम हो, एन एंगल that is greater than 90 degree but less than 180 degrees is called obtuse angle। इसकी डायग्राम आप यूं बना सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और इसके ऊपर हम 90 से ग्रेटर और 180 से लेस एक एंगल बना देते हैं। इसको अब आप कह सकते हैं कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। नेम इसको कर देते हैं जस्ट लाइक ए ओ बी। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, एक्स वाई जी या कोई भी। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल जी। इसके बाद है डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उसको आप कह सकते हैं कि वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सपोज दैट के हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो एंगल्स, हम एक एंगल को कह देते हैं कि ये एंगल है और दूसरा इस एंगल को हम ये बना देते हैं। तो अब ये दोनों जो हैं ये मिलके बन रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इनका हम नाम ऐसे रख सकते हैं कि इसको एक को हम कह देते हैं कि ये एंगल 1 है और इसको हम कह देते हैं कि एंगल 2 है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप इसकी यूं दे सकते हैं कि सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू 180 डिग्रीज, सो एंगल 1 and angle 2 are supplementary angles। supplementary angles। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज परपेंडिकुलर, एन एंगल विच मेक ए राइट एंगल। तो कोई भी एंगल जो राइट एंगल बना रहा हो उसको हम कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। सपोज दैट कि ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन को हम कह देते हैं ए बी, और कोई और लाइन सेगमेंट या कोई और लाइन जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, इसको हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल जो 90 डिग्री का बन रहा है ये एक परपेंडिकुलर एंगल है। ये लाइन फिर इसकी परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। जैसे कि अब हम यहाँ पे इसको यूं कह सकते हैं कि ये देखें,
हमने ओ सी एक रे ली है, इसके ऊपर एक रे बना दीजिए और इसको हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर लाइन का सिंबल बना देते हैं। डिफाइन स्क्वायर एंड रिप्रेजेंटेड बाय फिगर, हमने स्क्वायर को डिफाइन करना है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन है अ क्वाड्रिलेटरल, कि कोई भी एक क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, हैविंग 4 इक्वल साइड्स, और उसकी 4 इक्वल साइड हों, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और उसका हर एंगल 90 डिग्री का हो, तो देन उसको हम कहते हैं कि वो एक स्क्वायर है। जैसे हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल हो, और इसका हम यहाँ पे नेम रख देते हैं कोई भी, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, और इसके चारों जो एंगल हैं ये राइट एंगल हैं, और इनकी जो साइड्स हैं सारी की सारी दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो देन अब ये एक जो क्लोज्ड फिगर बनी है ये एक स्क्वायर है। हम इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि डिफाइन द वर्टिसेस एंड रिप्रेजेंटेड बाय फिगर। इसमें हमने वर्टिसेस को डिफाइन करना है और उसकी फिगर बनानी है। तो देखें, अ पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट लाइन मीट्स, तो कोई भी एक पॉइंट जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन मीट करें, जैसे कि इसको हम लगा लें, तो अब यहाँ पर ये जो ओ हम बना रहे हैं ये ओ इसकी वर्टेक्स है। अब इसको यूं हम कह सकते हैं कि हियर ओ इज वर्टेक्स। अगर हम कोई एक क्लोज्ड शेप बनाते हैं जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, तो अब इस ट्रायंगल में बच्चों ये देखें, ये ए भी इसकी वर्टेक्स है और ये बी भी इसकी वर्टेक्स है और ये सी भी इसकी वर्टेक्स है। इसीलिए इसको थोड़ा सा मैंने और आगे एक्सप्लेन किया कि ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टिसेस। बच्चों जो वर्टेक्स है ये सिंगुलर वर्ड है और वर्टिसेस इसकी प्लूरल है। तो अब यहाँ पर ए भी एक वर्टेक्स है, बी भी वर्टेक्स है और सी भी एक वर्टेक्स है। ये अंदर इसका एंगल होता है, ऐसे ये इसका एंगल होता है, जबकि ये बाहर वाला जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स पॉइंट कहलाता है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चे कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों उसको हम कहते हैं कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसी ड्रॉ करते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, तो जैसे ये हमने एक ड्रॉ कर दी, इसको नेम दे दें कोई भी, जैसे ए बी सी, और इसमें ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल हम शो कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन राइट एंगल। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है बच्चों उसको हम कहते हैं राइट एंगल। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। और इसकी डायग्राम बहुत इजीली बनाई जा सकती है कि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं पे भी कोई एक परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए, तो इससे बनने वाला जो एंगल होगा इस एंगल को हम कहेंगे ये एंगल राइट एंगल है। अब इसका नेम हम कैसे रखें, नेम देखें, इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इस पॉइंट को हम ओ कह देते हैं। इसको कोई भी नाम दे दें, चलें सी दे देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको ये कह सकते हैं कि हियर एंगल ओ इज राइट एंगल जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन राइट ट्रायंगल। पहले हमने राइट एंगल को डिफाइन किया था, अब ये राइट ट्रायंगल है। तो कोई भी ट्रायंगल जिसकी एटलीस्ट 1 राइट एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो करती है। इसको हम चैप्टर नंबर 7 में देख चुके हैं। तो राइट ट्रायंगल हम कैसे बना सकते हैं कि अगर आप कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो देन इस ट्रायंगल को हम कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे इसके राइट एंगल को हम यहाँ पे शो करवा देते हैं और इसको नेम कर देते हैं ए बी सी। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है ना वो प्रोजेक्शन की है। तो चलें हम प्रोजेक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रोजेक्शन से क्या मुराद है। देखिए, प्रोजेक्शन हम कहते हैं किसी भी शेडो को या किसी भी साए को। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं
और हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P। लाइन को सपोज दैट कि हम इसको AB कह देते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर लाइट जो है वो यहाँ से ऊपर से बिल्कुल पड़ रही हो, ठीक है ना, जहाँ से हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, अगर यहाँ से ऊपर से लाइट पड़ रही हो तो इसका शेडो कहाँ पे बनेगा? इसका शेडो एग्जैक्टली जिस वक्त हम इसका लेंगे ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसके परपेंडिकुलर के फुट के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इसका शेडो बनेगा। तो यही पॉइंट इसका कहलाएगा प्रोजेक्शन। अच्छा, यही सेम चीज़ हम ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर ये एक पॉइंट की बजाय एक लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो कैसे बनेगा। सपोज हम करते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है, तो अब इस लाइन के ऊपर सेम देखिए कि अगर इसके ऊपर से लाइट पड़ रही हो, यहाँ से ऊपर से लाइट इसके ऊपर आ रही हो, तो देन इसका जो शेडो होगा वो कितनी जगह के ऊपर बनेगा? वो अगर हम इस लाइन के दोनों एंड से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला जो इसका इतना पोर्शन है, ये जो इसका इतना पोर्शन है, ये कहलाएगा इसका प्रोजेक्शन। तो सपोज दैट कि ये लाइन जो है ना, इसको हम नेम कर देते हैं, इसको C, इसको D। तो जो इसका प्रोजेक्शन है इसको हम कह देते हैं कि ये इतना यहाँ से E से लेके F तक है। तो फिर EF जो होगा वो प्रोजेक्शन होगा CD का। अच्छा, अब बच्चों ये लाइन जो है, अगर तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो इसकी प्रोजेक्शन की लेंथ इसके बिल्कुल इक्वल होती, लेकिन जैसे जैसे ये लाइन टेढ़ी होती जाएगी वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन छोटा होता जाएगा। हम देखें, आप इसको, ये मैं यहाँ पे दोबारा एक लाइन बनाता हूँ। अब देखें इसके ऊपर अगर हम लाइन को कंसिडर करते हैं कि ये थोड़ी सी और ज़्यादा वर्टिकल की तरफ हो गई है, यानी इसका एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो फिर जो इसका शेडो बनेगा, इसका शेडो जो है वो थोड़ा सा कम बनेगा, यानी कि इतना इसका शेडो बनेगा। और अगर ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे कि हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे अब ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका शेडो क्या होगा? इसका शेडो बिल्कुल इसके नीचे, अगर हम इसको प्रोड्यूस करें नीचे तक, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन तो ऑलरेडी है, अगर इसको हम नीचे तक प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो पॉइंट मैंने अब बनाया, ये इस पॉइंट के ऊपर इसका शेडो बनेगा और ये शेडो बिल्कुल एक डॉट होगा जिसकी कोई लेंथ और विड्थ नहीं होगी। इसलिए हम इसको कहेंगे कि अगर ये लाइन CD जो है, इसका प्रोजेक्शन हम इस AB के ऊपर बनाएं, तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन 0 डायमेंशनल होगा। 0 डायमेंशनल, क्योंकि इसकी कोई लेंथ और विड्थ नहीं है, ये बिल्कुल एक पॉइंट है। तो पॉइंट को ज्योमेट्रिकली हम डिफाइन यूं करते हैं कि पॉइंट जो है उसकी कोई लेंथ और उसकी कोई विड्थ नहीं होती, यानी कि वो 0 डायमेंशनल होता है, जस्ट लाइक अ नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। जी, तो अब हम देखते हैं इनकी डेफिनेशंस को। डिफाइन प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब इस AB लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट P का प्रोजेक्शन होगा इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये क्या है? ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है जो हम ड्रॉ करते हैं, कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P से, उसका जो बिल्कुल फुट के ऊपर पॉइंट होगा वही उसका प्रोजेक्शन होगा। इसकी डायग्राम जैसे कि आपको मैंने पहले बना के दिखाई, ये वही है, यानी कि हम यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट P है, ये लाइन AB है और इसके ऊपर जो इसका शेडो बनेगा, जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा, वो क्या होगा? वो ये इसके बिल्कुल फुट के ऊपर। ओके जी, तो जो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB इज द पोर्शन EF ऑन द लाइन CD। अब जो प्रोजेक्शन है वो हमने लाइन AB का लेना है, किसके ऊपर? CD के ऊपर। तो देखें, ये सपोज हम करते हैं कि ये एक लाइन है, इसका प्रोजेक्शन हम लेना चाह रहे हैं किसके ऊपर? इस लाइन के ऊपर। इस लाइन को अब हम कहेंगे CD
जैसा कि ऊपर बयान किया वैसे मैंने नेम कर दिया। तो इसका नेम है ए बी। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा? इसका प्रोजेक्शन हम इसके इस पोर्शन को अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो इसको हम यहाँ पे नेम दे देते हैं ई एफ का। तो जो ये ई एफ पोर्शन है इतना, ये है प्रोजेक्शन ए बी का सी डी के ऊपर। अच्छा जी, तो प्रोजेक्शन ऑफ द वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन का प्रोजेक्शन शो करना है, ये भी मैं आपको पहले डायग्राम में समझा चुका हूँ। तो देखें ये ऐसे बनेगा कि ये इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन का जो प्रोजेक्शन है इसके ऊपर वो इसके इस पॉइंट के ऊपर ये जस्ट एक पॉइंट होगा जिसकी कोई लेंथ और विड्थ नहीं है। इसको नेम कर देते हैं जिस तरह से उसने दिया हुआ है नेम। देखें, प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन ए बी, वर्टिकल लाइन को ए बी कह दिया और किस लाइन के ऊपर है? सी डी के ऊपर। तो ये सी डी हम इसको नेम दे देते हैं। तो ये कितना है? ये 0 डायमेंशन का है। क्यों 0 डायमेंशन का है? कि एज इट्स जस्ट डॉट एंड इट हैज़ नो लेंथ एंड विड्थ, उसकी कोई लेंथ और विड्थ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन 0 डायमेंशन। तो ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आया है। देखिए, 0 डायमेंशन मीन हैविंग नो यूनिट्स और लेंथ, विड्थ और हाइट। इट्स जस्ट लाइक अ जीरो वेक्टर, कि ये बिल्कुल जीरो वेक्टर की तरह है। ठीक है ना? एज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन ए बी ऑन द लाइन सी डी इज ऑफ 0 डायमेंशन। तो इसमें आप यही वाली डायग्राम जो है ना, इसी डायग्राम को दोबारा यहाँ पे बनाइए जी। अब हम इस चैप्टर के थ्योरम्स का रिव्यू करते हैं। पहले थ्योरम में ये कहा गया है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कि किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, जैसा कि यहाँ पे ये एक ऑब्ट्यूज एंगल दिया गया है ए, तो फिर ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या है कि स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, कि जो ये इसकी ऑपोजिट साइड है ऑब्ट्यूज एंगल की, यानी कि ये ए, अगर हम इसका स्क्वायर लें, ए का स्क्वायर लें, तो ये इज इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल, कि जो साइड्स इस ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही हैं, यानी ये साइड जो कि सी है और बी है, यही दोनों साइड्स मिलके ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही हैं। तो फिर हमने क्या करना है? हमने इस बी का भी स्क्वायर लेना है और इस सी का भी स्क्वायर लेना है, इनका फिर सम करना है। तो ये ए स्क्वायर के इक्वल होगा और टुगेदर विद, तो उसके साथ हमने और सम किसका लेना है? ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन साइड, कि इसकी जो एक साइड की रेक्टेंगल है, यानी इसकी एक साइड जो आगे प्रोड्यूस होके रेक्टेंगल बना रही है वो साइड, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और दूसरी का, यानी कि एक हमने सी को कंसिडर कर लिया है जो रेक्टेंगल बना रही है, और दूसरी जो बी का प्रोजेक्शन है वो है एक्स। तो हमने सी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका ट्वाइस लेना है, और इसके ट्वाइस को इस बी स्क्वायर में और सी स्क्वायर में ऐड कर दें तो देन वो ए स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको यहाँ पे यूं समराइज किया गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। इसी तरह से अगर हम थ्योरम नंबर 2 को देखें तो थ्योरम नंबर 2 में कहा गया है कि इन एनी ट्रायंगल, अब ये कोई भी ट्रायंगल हो सकती है ऑब्ट्यूज के अलावा, द स्क्वायर्स ऑन द साइड ऑपोजिट टू अक्यूट एंगल। अब इसमें ये ए एक अक्यूट एंगल है जो कि 90 से लेस है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है, इसकी ऑपोजिट साइड ये ए बनती है। तो ए का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये इक्वल होगा किसके? टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स, किसके स्क्वायर्स का सम? ऑन द साइड कंटेनिंग दैट अक्यूट एंगल, कि जो साइड्स ये अक्यूट एंगल बना रही हैं, कौन सी साइड्स अक्यूट एंगल बना रही हैं? एक ये साइड बी है जो अक्यूट एंगल बना रही है, किसके साथ मिलके? सी के साथ मिलके। तो हमने बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर करना है, एंड डिमिनिश्ड बाय, पहले थ्योरम में हमने टुगेदर विद कहा था, यानी कि हमने ऐड करना है, और यहाँ पर हमने डिमिनिश बाय का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करना है। क्या? बाय द ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन साइड, एक साइड जो रेक्टेंगल बना रही हो वो,
एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और दूसरी का प्रोजेक्शन, यानी कि अगर हम इसमें सी को कंसिडर करते हैं जो बना रही है रेक्टेंगल, जैसे कि ये सी वाली साइड जो रेक्टेंगल बना रही है, तो दूसरी का जो प्रोजेक्शन है यानी कि बी का जो प्रोजेक्शन, तो बी का प्रोजेक्शन कितना बन रहा है, वो यहाँ ए से लेके जस्ट इस राइट एंगल तक बन रहा है, जिसको यहाँ पे x के तौर पे लेबल किया गया है, ठीक है ना, जिसको यहाँ पे ये x के तौर पे लेबल किया गया है, यानी कि ये हमने साथ cx को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, जिसको यहाँ पे समराइज किया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। अच्छा जी, तीसरा थ्योरम जिसको हम अपोलोनियस थ्योरम भी कहते हैं, इसमें क्या है कि इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई दो साइड्स कंसिडर करते हैं, जैसे कि यहाँ कंसिडर किया गया, वैसे आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें एक ये वाली साइड ली गई ए बी और दूसरी ये साइड ली गई ए सी, इनका क्या किया गया, इनके स्क्वायर्स का सम किया गया, यानी कि ये देखें आप ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड है, ये ए बी हमने ले ली और ए सी ले ली, अब तीसरी साइड कौन सी बचती है, तीसरी साइड ये बी सी बचती है, तो हमने जो बी सी का हाफ है यहाँ तक उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, सिर्फ इतने हाफ का स्क्वायर लेना है, और टुगेदर विद उसके अलावा किसके साथ, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, तो मीडियन इसमें क्या है, मीडियन इसमें ये इसकी ए वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड के मिड तक जाती हुई जो लाइन है, ये इसका मीडियन है, तो हमने इसके इस हाफ का स्क्वायर लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और मीडियन का स्क्वायर लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को ऐड करना है, यानी कि ये जैसे यहाँ पे ये किया गया है। आई होप सो कि आपको ये थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो गई, ठीक है, यही रिक्वायर्ड है, हमने इसको प्रूव नहीं करना, ये एग्जाम में आते नहीं है, बस मैंने ये ताकि आपको इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह समझ आती रहे, इसलिए आपको मैंने ये समझाए। इसके अलावा बच्चों ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज में गिवन है और ये एग्जाम में आते हैं, इनका सोल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ। देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे कहा गया है कि कोई एक ट्राइंगल जो कि ABC ट्राइंगल है, उसमें यहाँ पे 3 मेजरमेंट्स गिवन है, एक A इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो फिर हमने क्या करना है, हमने एंगल A फाइंड करना है। देखिए बच्चे, यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि हियर 17 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं जो कि इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, तो वो इक्वल होगा 15 स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के। आप इसको कैलकुलेट कर लें, ये देखें 17 का स्क्वायर 289 आता है और 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये इक्वल है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट फॉलोज पाइथागोरियन थ्योरम, या आप ये लिख सकते हैं सो ABC इज राइट ट्राइंगल एंड A इज, अब A चूंकि इसकी लॉन्गेस्ट साइड है और राइट ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो हम लिखते हैं कि A इज हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज का ऑपोजिट एंगल A है, हेंस जो एंगल A है वो 90 डिग्री होगा। जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, दोबारा वही मेजरमेंट्स गिवन है, तो इसका पहला पोर्शन तो वैसे ही होगा कि एज 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, हेंस ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने अब एंगल B कैसे फाइंड करना है। देखिए बच्चे, इसमें हम इसको ड्रॉ करते हैं ताकि ये हमारे लिए इजी हो जाए थोड़ा सा। ये लें जी, हमने एक फर्जी जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। अब इसके ऊपर इसके मेजरमेंट्स लिखते हैं। जो सबसे इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको 17 लिखेंगे जो कि हाइपोटेन्यूज है, और उसके अलावा जो इसकी लंबी साइड है उसको हम कह देते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर है और जो छोटी है ये 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चों, तो अगर ये B है तो इसकी ऑपोजिट एंगल इसका जो है, तो इसका ऑपोजिट एंगल जो होगा ये कहलाएगा एंगल B, ठीक है ना। अब इसको हमने
ये ए कहना है, इसको बी कहना है और ये सी है। तो फिर एंगल बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए अब जब हमें सारी साइड्स गिवन हैं और एंगल कोई भी गिवन नहीं है, तो देन अब हम इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी रेशो लगा लें, सपोज दैट कि आप ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ही लगा लें। तो इसमें आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो कॉज, अब थीटा लिखने की बजाय ना हम यहाँ पे मेजर एंगल बी लिख लेते हैं कि जो इसका कॉज होगा वो किसके फिर इक्वल हो जाएगा, वो 8/17 के इक्वल है। तो अच्छा, आप tan भी ले सकते थे, साइन भी ले सकते थे, ये तो मैंने ऐसे ही कॉज ले लिया। अब देखें यहाँ पे फिर मेजर एंगल बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉज इन्वर्स ले लेंगे 8/17 का। तो फिर अब इसकी वैल्यू आपको मैंने चैप्टर नंबर 7 को सॉल्व करते हुए ये दिखाई थी कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। शिफ्ट कॉज ये दबाने के बाद ब्रैकेट में इसी तरह 8/17 लिख दीजिए, तो ये फिर आ जाएगा 61.9 डिग्री। यूं आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, पूछा गया है कि वेदर द ट्राइंगल जिसकी साइड्स ये गिवन हैं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके ऊपर भी हम वही पाइथागोरियन थ्योरम वाला प्रिंसिपल ही लगाते हैं और इसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 8 है। अच्छा, तो इसको ना हम ज़रा यूं रफ में करके देखते हैं। देखें, अगर हम 8 सेंटीमीटर को लॉन्गेस्ट साइड कंसिडर करें तो 8 का स्क्वायर तो आ जाना है 64, जबकि बाकियों का देखें तो ये 7 का जो स्क्वायर है ये 49 आएगा और 49 में अगर हम 25 को प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या वो 64 के इक्वल आता है, तो ये तो 74 है। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज जो 8 का स्क्वायर है ये लेस देन है किसके, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से। सो गिवन ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर तो जो ये लॉन्गेस्ट साइड है ये इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ जाए तो फिर ये राइट एंगल होती है। अगर वो इनसे ग्रेटर हो, अकेला ही जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो अगर ग्रेटर हो तो देन ये ऑब्ट्यूज एंगल होती है, और अगर वो इक्वल आ जाए तो राइट एंगल होती है। इसी तरह से नंबर 10 को भी हम करके देखते हैं, ये बल्कि वही मेजरमेंट्स हैं जो हमने ऊपर की हैं। तो 17 का स्क्वायर इसमें अब हम लिखेंगे, ये 9 का हमने सोल्यूशन किया तो 10 का हम यहाँ पे सिंपली यही लिखेंगे कि एज जो 17 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो गिवन ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल एक ही बात है। लें बच्चे जी, दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8। तो बच्चों इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर में से कोई एमसीक्यूज नहीं आता। तो मैंने आपको जितना इसका बता दिया है, आई होप सो कि वो एक क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएगा। बाकी आप इसको लेस इम्पोर्टेंट ना समझें। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से स्कीम जो है ना वो थोड़ी चेंज ही आ रही है, इसलिए आपको प्रेपरेशन अपनी पूरी ही करनी चाहिए, किसी भी चीज़ को अनइम्पोर्टेंट ना समझें। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।